कि सबसे पहले तो हम यह समझ लें कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, बट ऑन एन एवरेज उम्र की बीमारी है। जितनी ज़्यादा उम्र होगी उतना कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अगर आपको किसी भी तरह का अपने आप में बदलाव दिखता है, फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मल व्यक्ति है, आपको खांसी नहीं आती, आपको खांसी आना चालू हो गई। आप नॉर्मल व्यक्ति है, आपका वजन एक फिक्स वजन है, गिरना चालू हो गया। अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आपको नजर आता है, 2 दिन 4 दिन उसको ऑब्जर्व करें। मगर अगर आपकी उम्र थोड़ी सी भी ज़्यादा है, 40 साल से, इस सिम्टम को 2-3 दिन में अगर वो नहीं जा रहा है तो उसको तवज्जो दें और अपनी जांच शुरू करें। जितने कैंसर के मरीज हैं, पैदा हो रहे हैं, उससे ज़्यादा कैंसर के मरीज हैं जो इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपका परिचय एक ऐसे मेहमान से करा रहा हूं जो वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं और खास तौर पर उस बीमारी के डॉक्टर हैं जो कि लाइलाज माना जाता है। और सवाल यह भी है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में उस बीमारी की चर्चा बहुत होती है। कहा यह जाता है कि एक बार आप उस बीमारी से ग्रसित हो गए तो फिर उससे छुटकारा पाना मुश्किल है। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई मुश्किल है। लेकिन जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। इनका नाम डॉक्टर दिनेश पेंडारकर है और ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये डायरेक्टर सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद है। सवाल ये उठता है कि इनको कैंसर को लेकर के जो स्पेशलिटीज है उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारी डिग्रियां इनके पास है। ये फेलो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी भी हैं। तो आप समझ लीजिए कि इनका ग्लोबल एक्सपोजर है। ये पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, कैंसर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कैसे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, सारी चीजें ये जानते हैं और इन्होंने बहुत सारे पेशेंट को ठीक भी किया। हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है। कई तरह के सवाल हम इनसे करेंगे जो आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो डॉक्टर दिनेश पेंडारकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप हमारे साथ आए हैं। मैं समझता हूं कि आप जो जानकारी देंगे दर्शकों को बहुत लाभान्वित करेगा, क्योंकि कैंसर को लेकर के लोगों के दिमाग में इतना बड़ा डर रहता है। एक बार जैसे ही सुनाई पड़ता है कि अमुक व्यक्ति को कैंसर हो गया, वो बहुत डर जाता है, वो बहुत घबरा जाता है। और ख़ास तौर पर अब देखें तो इतने व्यापक पैमाने पे कैंसर फैलता जा रहा है कि हर तीसरे, चौथे, पांचवें आदमी को पता चलता है कि वो कैंसर से पीड़ित है। तो आखिरकार कैंसर इतना फैल क्यों रहा है और क्या ये वाकई लाइलाज बीमारी है? नमस्कार पंकज जी। और मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम यह समझ लें कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर एक बीमारी नहीं है, यह कई तरह की बीमारियों का एक समूह है। इसमें कुछ बीमारियां हैं जो शायद लाइलाज हों, मगर ज़्यादातर बीमारियां वो हैं जो इलाज से ठीक हो जाती है। कई सारे फैक्टर हैं जो निर्धारित करते हैं कि कैंसर किस दिशा में बढ़ेगा, कितना ठीक होगा। इसलिए मेरी सबसे पहली गुजारिश आपसे यही रहेगी कि कैंसर को हम इलाज लायक बीमारी माने और किसी के पता पड़ने पर कि ये कैंसर है, अस्पताल में जाने के पहले मन बना के जाए कि मुझे ठीक होना है। और अगर आप मन बना के जाएंगे कि मुझे ठीक होना है तो विज्ञान इतना आगे पहुंच चुका है कि आपकी इसमें अवश्य मदद करेगा। मगर हमें इसमें डॉक्टर और स्वास्थ्य संस्था के साथ मरीज के निःशुल्क, मरीज की अंदर से ताकत की बहुत ज़रूरत है कि वो आगे आकर इस इलाज में मदद करे, कैंसर को लाइलाज ना माने। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मरीज वो ठीक हो सकते हैं जिनका विल पावर, जिनके अंदर अंदर की ताकत बहुत मजबूत हो। क्योंकि हमने कई सारे सेलिब्रिटीज़ की चर्चा भी सुनी है, उनके बारे में पढ़ा भी है कि वो ठीक इसलिए हो गई क्योंकि उनके भीतर विल पावर बहुत ज़बरदस्त था। तो विल पावर का रोल क्या होता है?
क्या वो अंदर से आपको ज्यादा इम्यूनिटी देता है? क्या वो ज्यादा ताकत प्रदान करता है जिससे कैंसर जैसी बीमारी से लड़ा जा सके? शायद आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कैंसर वो बीमारी है जो सिर्फ किसी कारणों से नहीं होती है, जिसमें जो मेरा शरीर है वो अंदर से कितना ताकतवर है, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और विल पावर ही हमारी कई चीज़ों को कंट्रोल करता है। विल पावर हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। विल पावर हम इलाज के साइड इफ़ेक्ट किस तरह से झेलेंगे उसको प्रभावित करता है। तो विल पावर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जो मरीज़ ठान लेता है कि मैंने ठीक होना है, प्राय मैंने मेरे 40 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि वो ठीक हो जाता है। अगर मैंने पहले ही दिन मान लिया कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होने वाला हूँ, वो मरीज़ ठीक नहीं करता है। इसलिए मेरी सबसे पहली गुजारिश है, अगर किसी को पता भी पड़ता है कैंसर है, तो ठान के मरीज का मन बना के ठीक होने का इरादा रख के फिर अस्पताल में प्रवेश करें। डॉक्टर, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, विल पावर जिसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। अब सवाल ये उठता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, और ये कहा जाता है कि ये इंसान का एक ऐसा स्वभाव होता है जिसको थोड़ा बहुत डेवलप तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया जाता। पर यह भी कहा जाता है कि जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है वो उतने ही ज़्यादा मजबूत इंसान होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में उतने ही ज़्यादा सफल होते हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो जितना ज़्यादा विल पावर मजबूत करेगा उसकी ठीक होने की संभावना, उसके ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पर हमने जब चर्चा की शुरुआत की थी तो आपने कहा था कैंसर बिल्कुल लाइलाज बीमारी नहीं है, कुछ ऐसी बीमारी जरूर है, क्योंकि आपने बताया कैंसर बीमारी का समूह है, उसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि लाइलाज हैं, बाकी सबको ट्रीट किया जा सकता है। जरा अगर आप इसको एक्सप्लेन कर दें तो मुझे लगता है कि दर्शकों तक ये बात पहुंचेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा। इसमें मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज दुनिया में जितने कैंसर के मरीज हैं, पैदा हो रहे हैं, उससे ज़्यादा कैंसर के मरीज हैं जो इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आज ठीक हो के दुनिया में रहने वालों की संख्या कैंसर जो हो रहा है उस मरीजों से कई गुना ज़्यादा है। यह एक ही फैक्ट ये प्रूफ करता है कि कैंसर एक ठीक होने वाली बीमारी है। हाँ, अब ऐसा बहुत बार होता है कि कैंसर लेट स्टेज में पकड़ में आया, मरीज सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाया, या कुछ इस तरह का बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकता है। ये बहुत कम नंबर है इसका। ऑन एन एवरेज आज की तारीख में मरीज अगर जैसे ही उसको तकलीफ़ होती है वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हमारे घर के पास में डॉक्टर मौजूद है, हमारे पास जो आम जांच है जिससे हम कैंसर को पकड़ते हैं, एक्सरे है, सोनोग्राफी है, रूटीन खून की जाँच है, ये हर गली में मौजूद है। तो ऑन एन एवरेज आज मरीज छोटी सी भी तकलीफ होते से ही डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और डॉक्टर जांच करके कैंसर की संभावना बता देता है। पहले ये नामुमकिन था, इसलिए हम अब कैंसर को जल्दी जल्दी पकड़ने लगे हैं, मतलब पूर्वावस्था में पकड़ने लगे हैं, और इसके कारण नेचुरली कैंसर का ठीक होना स्वाभाविक है, और कैंसर ठीक हो रहा है और आगे भी होगा। तो ये आप हमें बताइए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये दर्शकों तक ये बात पहुँचे कि दरअसल कैंसर ठीक होगा, ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के विल पावर को मजबूत करेगा जो इस प्रोग्राम को देखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस प्रकार के कैंसर पक्का ठीक हो जाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाए। जैसे मुझे छोटी मोटी बीमारी कुछ भी होती है, पेट में दर्द होता है, तो पेट में दर्द होता है, नॉर्मली लगता है कि मैं कल ठीक हो जाऊंगा। तो कई ऐसे लोग भी सामने आते हैं जिनको पता चलता है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला और 4th स्टेज का कैंसर निकल गया, 3rd स्टेज का कैंसर निकल गया। तो ये हो कैसे जाता है कि स्टेज इतना ऊंचा चला जाता है और लोगों को पता नहीं चलता? इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ जागरूक रहने की ज़रूरत है। मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप 2-3 चीज़ें समझ लें। कैंसर ऑन एन एवरेज उम्र की बीमारी है, ऑन एन एवरेज। सारे कैंसर नहीं, कैंसर किसी भी एज में हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज उम्र की बीमारी है। जितनी ज़्यादा उम्र होगी उतना कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, नंबर 1।
नंबर 2 हमें ध्यान रखना है, आप अपने शरीर को, उम्र की मैं बात कर रहा हूँ, उम्र का मतलब 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितना ज़्यादा उम्र होगी उतनी संभावना रहेगी। अगर आप अपने शरीर को, अगर आपकी उम्र 40-50 साल है, आप अपने आप को भली भांति समझते हैं कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, आपका शरीर कितना सीधा, कितना टेढ़ा है, कहाँ आपको सूजन है, कहाँ नहीं है, ये आप अपने आप को अच्छी तरह से समझते हैं। मेरी गुजारिश ये रहेगी कि अगर आपकी उम्र हो रखी है, अगर आपको किसी भी तरह का अपने आप में बदलाव दिखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नॉर्मल व्यक्ति है, आपको खांसी नहीं आती, आपको खांसी आना चालू हो गई। आप नॉर्मल व्यक्ति है, आपका वज़न एक फिक्स वज़न है, गिरना चालू हो गया। आपको बुखार नहीं आना चाहिए, अगर बुखार आ भी गया तो 2 दिन में बुखार वायरल चला जाता है, बुखार 7 दिन हो गए नहीं जा रहा है। आपको कहीं से बॉडी से खून नहीं जाना चाहिए, आपको अचानक खांसी आई, कफ में खून दिखने लग गया, पेशाब लाल कलर की होने लग गई, तो यह आपको कल नहीं था। आप अपने शरीर को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आपको नज़र आता है, 2 दिन 4 दिन उसको ऑब्जर्व करें, मगर अगर आपकी उम्र थोड़ी सी भी ज़्यादा है 40 साल से, इस सिम्टम को 2-3 दिन में अगर वो नहीं जा रहा है तो उसको तवज्जो दें और अपनी जांच शुरू कराएं। अगर हम सिर्फ इस बात पे ध्यान रखेंगे कि मैं ऐसा दिखता हूँ मगर कल मुझे ये नहीं था, अगर हम यही चीज़ पकड़ लेंगे तो हम कैंसर को जल्दी पकड़ पाएंगे। और ऑन एन एवरेज हर कैंसर जो जल्दी की अवस्था में पकड़ा जाता है वो उसका इलाज संभव है, उसका इलाज संभव है। तो इलाज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी रोल होगा डॉक्टर, क्योंकि आपने पिछले 40 सालों से कैंसर पेशेंट का इलाज किया है, आपके पास वास्ट एक्सपीरियंस है, कई लोगों को आपने इलाज किया है। सवाल ये उठता है कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले और अब में कितना बड़ा फर्क है, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है? जब आप ट्रीट करते हैं तो अब आपको लगता है कि आप बिल्कुल वेल इक्विप्ड हैं, आपके पास तमाम वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ना केवल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बल्कि आप क्योर भी कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। आज हमारे पास वो सुविधाएं हैं जो हमारे पास 40 साल पहले नहीं थी। 40 साल पहले मेरी जेब में 4 या 5 गोलियां या दवाई या इंजेक्शन थे जिससे मुझे सारे कैंसर का इलाज करना पड़ता था। आज मेरे पास इतनी दवाई, गोलियां, इतने इंजेक्शन हैं, नई टेक्नोलॉजी है, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, इतनी ज़्यादा है कि उनको सबको याद रखना तक मुश्किल होने जा रहा है। तो बहुत सारी दवाइयाँ आ गई है, साइंस बहुत आगे बढ़ गया है। ये सिर्फ दवाइयों में नहीं, मगर दवाइयों से हम मेजॉरिटी कैंसर कंट्रोल कर पाते हैं। ऐसी सर्जरी में आज आधुनिक तकनीक आ गई है कि बड़े से बड़े ऑपरेशन सरल तरीके से किए जा सकते हैं। बहुत सारी नई टेक्निक आ गई है। पहले मरीज को 4 घंटे का ऑपरेशन करना या बेहोश रखना असंभव था। आज जो 4 घंटे का ऑपरेशन था वो ऑपरेशन ही 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। नई तकनीक आ गई है, रेडिएशन की नई तकनीक आ गई है। पहले जब हम रेडिएशन करते थे तो हमें करीब करीब समझ लीजिए पूरे शरीर के किसी हिस्से का सिकाई, जिसको हम रेडिएशन कहते हैं, करना पड़ता था। आज हम अगर 2 मिलीमीटर की गठान है तो हम 2 मिलीमीटर की गठान की सिकाई कर सकते हैं और उसके पास का जो नॉर्मल शरीर है, नॉर्मल बॉडी का हिस्सा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो आधुनिक तकनीक आई है, इसके अलावा हमारे पास रेडिएशन के इंजेक्शन आ गए कि वो जो दवाई है, अगर उस 2 दवाइयों को हम साथ में मिल के अगर शरीर में लगा देंगे तो वो जो रेडिएशन के पार्टिकल है वो सिर्फ कैंसर की गठान में ही जाके बैठेंगे और लोकल रेडिएशन देके उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये जितनी सारी नई तकनीक आई है, इससे कैंसर का इलाज मुमकिन हो गया है। और ये सारा इलाज, खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, पर बहुत तरह की बात इस तरीके से आती है कि किसी को कीमोथेरेपी दिया गया तो कीमो की वजह से जो कैंसरस सेल था, ठीक है, उसका तो इलाज हुआ, लेकिन उसके नॉर्मल सेल्स को भी बुरी तरीके से प्रभावित किया और इस वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गए। बहुत तरह की दिक्कतें उनको आ गई, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत झेलना पड़ा। तो इसकी क्या सच्चाई है? क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि कीमोथेरेपी दिया गया, रेडिएशन दिया गया, उससे कैंसरस सेल पे तो अटैक हुआ, लेकिन जो बॉडी का नॉर्मल सेल है उस पर भी अटैक हुआ और उसका भी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो बदल गया, वो प्रभावित हुआ, वो चेंज हुआ। तो आदमी किसी तरीके से थोड़ा लंबा तो जी जाता है, लेकिन उसकी सारी गतिविधियां रुक जाती हैं, वो नॉर्मल रह नहीं पाता है। इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई है कि जब हमने इलाज कैंसर का चालू किया था तब हमारे पास जो दवाइयाँ थी वो
आप समझ लीजिए वो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है। उसको कीमोथेरेपी कहा जाता था। वो एक समझ लीजिए एटम बॉम्ब की तरह थी या बड़ी मिसाइल की तरह थी, जो जैसी गिरती थी वो साथ साथ कैंसर के आसपास की जगहों को भी मार देती थी। आज का जो युग है उसमें हमारे पास टारगेटेड ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ कैंसर की सेल पर ही काम करती है, कैंसर के आसपास के एनवायरनमेंट पर ही काम करती है, बाकी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। सो आजकल की कीमोथेरेपी में साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर होते हैं। और चूंकि जो आपने कहा ये सच है, लोग ऐसा ही इस बारे में बोलते हैं क्योंकि इतिहास अगर हम देखें तो मरीजों ने यही देखा है ज़िंदगी में, परिवारों ने यही देखा है, इसलिए साइड इफ़ेक्ट की चर्चा होती है। आज की तारीख में साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर है। मगर हमें एक चीज़ याद रखनी होगी, जो भी मेरे शरीर में बाहर से जा रहा है वो मेरे शरीर के लिए नॉर्मल नहीं है। और हर शरीर हर बाहर से आने वाली चीज़ को अलग अलग तरह से सहन करता है। एक व्यक्ति पूरी तरह से कर पाता है, एक कुछ कम करता है। छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट जो हमारी दर्द की दवाई है उससे भी होते हैं। मगर आज की कीमोथेरेपी बहुत सेफ़ है, बहुत ही टारगेटेड है। जो इम्यूनोथेरेपी है वो और भी टारगेटेड है। तो आज की जो दवाइयाँ हैं वो इस तरह की है कि उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये अक्सर हमने सुना है, पढ़ा है, आप भी कहेंगे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए एक इंसान को जो कि डरा रहता है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं इस बीमारी से ग्रसित तो नहीं हो जाऊंगा। तो एक आम इंसान को क्या ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि वो कैंसर से बच सके? और इसके साथ ही मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आखिरकार आज के समय में इतना ज़्यादा, एक तरफ हम टेक्नोलॉजी में बढ़ गए, मेडिकल साइंस में आगे बढ़ गए, लेकिन दूसरी तरफ बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसकी वजह क्या है? बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही हैं? और साथ ही साथ इससे बचने का उपाय क्या है कि हमें ये बीमारी हो ही ना? इस आपके सवाल को मैं दो तरह से लेना चाहूँगा। पहले तो ये कि कैंसर के जो हमें ज्ञात कारण क्या हैं, क्या मैं उनसे दूर हट के रह सकता हूँ? तो जो कैंसर के कारण हैं उसमें सबसे बड़ा कारण है जो अगर हम इंडिया के कैंसर लें तो तम्बाकू, दूसरा कारण है अल्कोहल, तीसरा कारण है मोटापा और चौथा कारण है क्रॉनिक इन्फेक्शन। तम्बाकू से दूर रखे मैं कैंसर को बच सकता हूँ, अल्कोहल से दूर रखे मैं कैंसर से बच सकता हूँ, मोटापा कम करके मैं कैंसर से बच सकता हूँ। और इन्फेक्शन, खास करके 2-3 इन्फेक्शन है जिनसे कैंसर होता है। एक हेपेटाइटिस जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस, हम उसके वायरस के कारण कैंसर होता है। एक हमारी एसिडिटी की जो बीमारी है उसमें एक वायरस होता है एच पाइलोरी, उसके कारण कैंसर होता है। और एक सर्वाइकल कैंसर है, HPV नाम का इन्फेक्शन है, उससे होता है। तो हेपेटाइटिस के लिए हमारे पास आजकल सबको टीका लगने लगा है, बीमारी कम हो जाएगी। HPV के खिलाफ हम वैक्सीनेशन चालू कर रहे हैं, वो कम हो जाएगा। रहा सवाल हमारे एसिडिटी का, तो एसिडिटी को हमें सीरियसली लेना चाहिए और किसी को अगर एच पाइलोरी है तो इसका इलाज कराना चाहिए। तो इन्फेक्शन से भी हम बच सकते हैं। तो हम तम्बाकू से बच सकते हैं, हम अल्कोहल से बच सकते हैं, हम मोटापे से बच सकते हैं और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर हम ये 4 चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, निश्चित मात्रा में कैंसर होने की संभावना बहुत बहुत कम हो जाएगी। और मैं आपसे यही, आपने बहुत अच्छी बात कही, कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। पर मोटापा भी तो बड़ा कॉमन डिजीज़ है आजकल। मोटापा भी इस तरह की बीमारी हो चुकी है कि आम आदमी इससे इतना ज़्यादा परेशान है, बहुत तरह की कोशिशें करता है, मेहनत करता है, पता नहीं उसका डाइट किस तरह का हो जाता है, या कहते हैं हम सुबह से लेकर के रात तक इतने तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो कि जिसमें म्यूटाजिन्स है, जो कि कैंसर कॉज कर सकता है। इस तरह की बात हम कहते हैं। हम पेस्ट यूज़ करते हैं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसरस है। हम प्लास्टिक के इतने सारे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो कैंसरस है। हम बहुत तरह का फास्ट फूड खाते हैं, वो कैंसरस है।
और साथ ही साथ अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं तो उसमें इतने तरह के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है कि उससे बचना भी बहुत मुश्किल होता है। हम खाते तो ये सोच करके हैं कि हम लौकी खा रहे हैं, हम टमाटर खा रहे हैं, लेकिन उसमें इस तरह का इंजेक्शन दिया होता है, ऑक्सीटोसिन और तरह तरह की का इंजेक्शन, जो कि रातों रात उस सब्जी को बड़ा कर देता है। तो उस तरह का खाद्य पदार्थ जब हम लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जाता रहता है, स्टोर होता है, और एक दिन पता चलता है कि हमें कैंसर की बीमारी हो गई, जबकि हम खाना खा रहे थे हरी सब्जी। हमारा खाने का स्टाइल बिल्कुल नॉर्मल था, हम कोई बहुत रेड मीट नहीं खा रहे थे, फिर भी हमें एक दिन पता चलता है कि हमें इस तरह की बीमारी हो गई। मैंने कैंसर के 4 कारण गिनाए और आपने कैंसर के बाकी सारे कारण गिनाए। मैंने जो 4 कारण गिनाए उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपने जितने कारण गिनाए उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप प्लास्टिक अवॉइड नहीं कर सकते, आप सब्जी अवॉइड नहीं कर सकते, आप किस तरह की फ्रूट सब्जियां बिक रही है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो आपके कंट्रोल से बाहर है। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी, जो मैंने 4 फैक्टर बनाए जो आपके कंट्रोल में है उसको हम कंट्रोल करके चलें। मगर मोटापा आपके कंट्रोल में है। अगर आप अपने खाने पे पूरी तरह से ध्यान देंगे और वज़न कंट्रोल में लेके चलेंगे, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे या अपने घर से ऑफिस तक पैदल जाएंगे या कुछ करेंगे, अगर हम हमारा मोटापा भी कंट्रोल कर लेते हैं तो ये जितने बाहर के फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हैं उनका असर हम पर थोड़ा कम होगा। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी, जो हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर हैं उनको हम कंट्रोल करें, जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, जो हैं ही नहीं बाहर, उससे हम बचने की कोशिश करें कि हम डेफिनेटली ऑफिशियली हम ये कह सकते हैं कि फास्ट फूड को अवॉइड करना, फास्ट फूड एक ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम उसको अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और मैं एक कैंसर से रिलेटेड एक लास्ट सवाल आपसे करूंगा कि आजकल और भी क्या तकनीकें आ चुकी हैं, क्योंकि पहले कहा जाता था कि 4th स्टेज में आप पहुंच गए तो बचना संभव नहीं है। क्या अब 4th स्टेज में ट्रीट किया जा सकता है? पहले ये भी कहा जाता था कि दूसरे स्टेज तक आप बच सकते हैं, उसके बाद तीसरे में पहुंचते पहुंचते आप बच नहीं पाएंगे। आज की स्थिति क्या है? अगर हम नए जमाने की बात करें तो क्या तीसरे और चौथे स्टेज में लोग बच सकते हैं? बचने की संभावना कितनी? मैं माफ़ी चाहूँगा, मगर सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ। 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, 4th स्टेज, ये मरीज के डिक्शनरी के शब्द नहीं हैं। ये शब्द डॉक्टर इस्तेमाल करता है और एक दूसरे से आपस में बात करने के लिए। अगर आप डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूं, तो मैं आपको बताऊंगा मेरे पास 2nd स्टेज का मरीज है, आप समझ जाएंगे मैं किस तरह की बात कर रहा हूं। मरीज के लिए सिर्फ ज़रूरी है कैंसर है या कैंसर नहीं है। इसलिए अपने कैंसर को कृपया किसी स्टेज के साथ ना जोड़ें। और जो कैंसर की दवाइयाँ हम लगा रहे हैं या रेडिएशन के पार्टिकल्स जैसे ल्यूटीशियम लगा रहे हैं, तो कैंसर की दवाई स्टेज 1 हो या स्टेज 4 हो, वो हर कैंसर के सेल में जा रही है। तो स्टेज 3 या 4 का कैंसर भी हो तो भी मेरी दवाई वहाँ पहुँचेगी, और स्टेज 1 का हो तो भी पहुँचेगी। तो स्टेज के बारे में ध्यान ना दें। आजकल जो कैंसर की दवाइयाँ आई हैं, जिसको मैंने कहा टारगेटेड दवाई, वो कैंसर जहाँ भी बैठा हो वहाँ जाएगी और कैंसर को मारेगी। इसलिए हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पता करना ज़रूरी है कि कैंसर किस तरह का कैंसर है, उस पर दवाई कितनी कारगर है, इम्यूनोथेरेपी कारगर है, कौन सी दवाइयाँ ज़्यादा कारगर हैं। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि इस कैंसर में उस तरह की दवाई का हम इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर दिनेश पेंडारकर, और ये जानकारी से मुझे लगता है कि दर्शक काफ़ी लाभान्वित होंगे, क्योंकि कैंसर अब एक आम समस्या बन चुकी है, घर घर की समस्या बन चुकी है। आपने कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है वो भी बताया, आपने ये भी बताया कि इलाज कैसे किया जा सकता है ये भी बताया। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपसे पूछूं कि आने वाले 19 जून को सिकल सेल दिवस है, और सिकल सेल एनीमिया भी एक बड़ी बीमारी होती है। ये कैसी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी अहमियत क्या है? अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं कैंसर के बारे में एक लाइन जोड़ दूं। जी हाँ, बिल्कुल। कैंसर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर होने पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको लाइलाज ना माने,
मगर ऐसी संस्था में ऐसे डॉक्टरों के पास जाएं जो और पहले ही दिन जब सारे कागज़ आपके हाथ में हों पूरी तरह से सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करें। बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट आपको पूरी तरह से बीमारी और इलाज के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ऐसी जगह जाएं, ऐसी संस्था में जाएं, ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो आपको पूरा समय देके उसके बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करें। अगर हम पहले ही दिन पूरा समझ के आगे जाएंगे तभी हम कैंसर पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपके सिकल सेल के सवाल पर। जी हाँ, बिल्कुल, आप बताइए। सिकल सेल की बीमारी को लिटरली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा यह एक महामारी है। यह करीब करीब कुछ जिलों में ज़्यादा प्रभावित है। जैसे एक ये अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है। मदर और फादर अगर आधा आधा बीमार होंगे तो बच्चा पूरा बीमार होगा। अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है सिकल की, तो उस बच्चे की ज़िंदगी, मतलब उस बच्चे को सरकारी हिसाब से उसे डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इमीडिएटली दे दिया जाता है। अब आप सोचिए, सरकार अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे रही है मतलब ये कितनी घातक बीमारी होगी। वो बच्चा काम नहीं कर पाता है, उस बच्चे को बार बार दर्द होता है, उसको बच्चे को बार बार अस्पताल ले जाना पड़ता है। उसके माँ बाप 24 घंटे बच्चे की क्या ध्यान रखने के चक्कर में अपने काम से उनको वंचित होना पड़ता है, दूसरे बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। यह एक भारत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी है। इस पे ध्यान दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। और जिन जिलों में ये है, ये खास करके हमारे आदिवासी इलाकों में होती है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में होती है, और एक एक ज़िले में कम से कम हज़ार से 2-2 हज़ार मरीज इससे ग्रसित हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है। और सिकल सेल डिसीज़ के कंट्रोल के लिए और इसको ठीक करने के लिए हमें पूरे प्रयास करने चाहिए। इन बच्चों को मदद की ज़रूरत है, इन परिवारों को मदद की ज़रूरत है और हमें उसमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा होता क्यों है? आदिवासी इलाके में जहां आदिवासी रहते हैं वहीं पर इस तरह की बीमारी क्यों होती है? यह एक्चुअली आदिवासी बीमारी, हम इसको इसलिए आदिवासी के साथ जोड़ेंगे, यह बीमारी आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक है। इसका मतलब जो हमारे ट्राइबल इलाके हैं वहाँ जो ट्राइबल सोशल ग्रुप्स रहते हैं वो सदियों से वहाँ रह रहे हैं। माना जाता है कि ये बीमारी 10,000-15 साल पहले जेनेटिकली शायद डेवलप हुई होगी। ये जो ट्राइबल ग्रुप्स है जो वहाँ रहते हैं ये उस जगह से बाहर कभी नहीं निकले, तो नेचुरली उस ग्रुप्स में ये बीमारी हो गई, ये ग्रुप्स में बीमारी सीमित हो गई। और चूँकि वो ग्रुप सीमित है, वो आदमी वहाँ से बाहर नहीं निकलता है, वहीं उनकी शादियाँ होती है, तो नेचुरली ट्राइबल ही इलाका अब ऐसा बचा है जहाँ सारे लोग सीमित रह गए। बाकी इलाकों में लोग एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाने लगे हैं, पूरे देश विदेश में घूमने लगे हैं, इसलिए वहाँ पर ये बीमारियाँ कम हैं। इसलिए ट्राइबल इलाके में, और ट्राइबल इलाका हिस्टोरिकली जो हमारा था, यह वो इलाका था जहाँ बहुत जंगल थे, झाड़ी थी, मतलब मलेरिया था। तो ये जो बीमारी है ये एक इवोल्यूशन है, ये आदमी ने अपने आप को इस तरह के चेंज करके मलेरिया से बचने की कोशिश करी थी। और जिसको ये बीमारी हो जाती है, आदि बीमारी, उसे मलेरिया से उसकी मृत्यु नहीं होती, तो वो मलेरिया से बच जाता है। तो नेचर ने, भगवान ने, बायोलॉजी ने इस तरह से डेवलप किया अपने आप को कि ये जेनेटिक म्यूटेशन आ गया। मगर अनफॉर्चुनेटली इन इलाकों में ग्रुप्स, क्लोज ग्रुप होने के कारण ये वहाँ रह गए, वो रह गए। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि सरकार खास तौर पर, क्योंकि आपने बताया कि ट्राइबल बेल्ट से जुड़ा हुआ ये मसला है, तो सरकार भी तो इसको लेकर के बहुत कदम उठा रही होगी, बहुत प्रयास कर रही होगी। सरकार इस बीमारी को लेके बहुत सीरियस है। सरकार ने एक स्पेशल प्रोग्राम चालू किया है जिसका नाम है सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन, कि सरकार चाहती है कि ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, ये पूरी तरह से, और इसमें बहुत सारी इसमें काम किया जा रहा है। खास करके 2 तरह का काम हो रहा है। यह पता लगाने का काम किया जा रहा है कि कौन सिकल सेल बीमारी के कैरियर है, मतलब किसको आधी बीमारी है। अगर मुझे आधी बीमारी है तो जब मैं शादी करने जाऊंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी वाइफ को ये बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर उनको आधी भी बीमारी है तो हमारे बच्चों को पूरी बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले एजुकेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन का एजुकेशन कि वो कैरियर तो नहीं है, जिसके लिए स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। सरकार ने पिछले 2 साल में मैसिव लेवल पे स्क्रीनिंग किया है। कम से कम
मेरा मानना है कि 2 से 3 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी होगी, शायद ये नंबर और ज़्यादा भी हो सकता है। तो बहुत बड़े युद्ध स्तर पर ये काम चल रहा है और मुझे लगता है इससे अच्छे परिणाम आएंगे और इससे आगे होने वाले सिकल सेल से पैदा होने वाले बच्चों की तादाद शायद कम हो जाएगी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कैसे पहचाना जाता है कि ये बच्चा या ये आदमी सिकल सेल एनीमिक है, ये सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, उसके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानते हैं उसको? सबसे पहले तो इन इलाकों में हमें यह करना पड़ेगा कि जो न्यू बॉर्न हो रहा है उसकी स्क्रीनिंग इमीडिएटली हो जानी चाहिए। उसको बोलते हैं न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग फॉर सिकल सेल डिसीज़। कई इलाकों में चालू हुई है, मगर इसको हमें रूल बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें सस्पेक्ट करने में भी 1 आध साल लग जाता है। मगर अगर कोई छोटा बच्चा है जो पैदा हुआ है, जिसको खून की कमी नज़र आ रही है, जिसके हाथ पाँव में सूजन दिखाई दे रही है, उंगलियों में उंगलियां इतनी मोटी मोटी हो जाती है, अगर उंगलियां मोटी दिखाई दे रही है, इमीडिएटली उसकी सिकल सेल की हमें जांच करनी चाहिए। अगर बच्चा 1 साल से 5 साल का है, उसको बार बार वो अगर रोता है, ऐसा लगता है कि शायद उसे कोई तकलीफ़ हो रही है, और अगर वो इस इलाके से आता है तो उसकी सिकल सेल की टेस्टिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो इस हम शंका करके ही सिकल की टेस्टिंग कर पाएंगे, क्योंकि 3 साल बाद तो पता पड़ जाता है, क्योंकि मरीज को खून की आवश्यकता पड़ने लगती है, पेशेंट को बहुत बार पीलिया हो जाता है। तो हमें सस्पेक्ट करना पड़ेगा कि इसको सिकल है, खास करके अगर उसके मदर फादर इस इलाके से आते हो तो। आप कैंसर में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं, पिछले 40 साल से आप मरीजों का इलाज कर रहे हैं। क्या सिकल सेल एनीमिया को लेकर के भी आप या आपकी टीम काफ़ी इलाज करती है कि आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं? आप अपना योगदान इस बीमारी को लेकर के किस तरीके से दे रहे हैं? सिकल सेल बीमारी भी जब हमने कार्य चालू किया था, हमारे डिपार्टमेंट की बीमारी, क्योंकि सिकल सेल बीमारी का एक इम्पॉर्टेंट इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और हम और हमारी टीम बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट है, नंबर 1। चूँकि कैंसर के लिए हम कई डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और चूँकि सिकल सेल की बीमारी इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है, तो स्वाभाविक है हम सिकल के मरीज़ देखते हैं। हम सिकल के मरीज़ के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम चला रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जिलों को इतना एम्पावर कर दें कि वहाँ के छोटे से छोटे डॉक्टर को भी सिकल के बीमारी का ज्ञान हो जाए, जिससे कि सिकल के मरीज को अपने घर से निकल के अस्पताल तक जाने में जो कठिनाई होती है वो ना हो, कुछ सिकल का इलाज वहीं हो जाए। इसके लिए हमने कई ज़िले चुने हैं जहाँ हम रेगुलरली जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सिकल के कैंप्स लगा रहे हैं, और भी हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए भी हमारे पास सुविधाएं हैं। हम अगर सिकल और थैलेसीमिया एक बीमारी होती है, उन बच्चों में अगर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत है तो हमारे पास ताकत है कि हम इस तरह के प्रोसीजर में कई हद तक, बड़ी हद तक फाइनेंशियल मदद भी इन बच्चों की कर सकते हैं। तो इस ट्रांसप्लांट में भी हम उनकी काफ़ी मदद कर पाएंगे अगर कोई ऐसे बच्चे आगे आते हैं तो। इसलिए हमारा ग्रुप, हमारा पूरा सिस्टम सक्षम है सब तरह की मदद पहुंचाने में, एजुकेशन से लेके इलाज तक। चलिए, और मैं एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा जो कि सिकल सेल एनीमिया और कैंसर दोनों से जुड़ा होगा। आपने एक बात बताई कि सिकल सेल एनीमिया ज़्यादातर आदिवासी इलाके में, ट्राइबल बेल्ट में पाया जाता है, आपने ये बात कही। लेकिन एक सवाल मैं कैंसर से रिलेटेड करना चाहूँगा कि कहा यह जाता है कि गैंगेटिक प्लेन्स में कैंसर के पेशेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो। और सरकार ने एक रेड रिबन एक्सप्रेस भी चलाया है कि बहुत सारे उन इलाकों में जहां कैंसर के पेशेंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए सरकार ने एक विशेष व्यवस्था की है, और जिस वजह से उस तरह की ट्रेन्स भी चलाई जाती है। तो ये गैंगेटिक प्लेन्स में और ख़ासतौर पर पंजाब के इलाके में भी, या आप बिहार यूपी के भी कुछ इलाके में जहाँ से गंगा बहती है, वहाँ पर कैंसर ज़्यादा क्यों होता है? इसकी बड़ी वजह क्या है? इस पर कई तरह की रिसर्च हो चुकी है, मगर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं। मगर हमें ध्यान देना ज़रूरी है, जिस कैंसर की हम इस इलाके में बात कर रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश की खास करके, कॉमनेस्ट कैंसर इस इलाके में होता है पित्त की थैली का कैंसर या गॉल ब्लैडर कैंसर, और ज़्यादा ये होता है महिलाओं में। क्या हम इसे अगर ये जल्दी पकड़ में आ जाए और अगर पित्त की थैली का ऑपरेशन हो जाए,
यह कैंसर पूरी तरह से क्यूरेबल कैंसर है। मेरी गुजारिश यही रहेगी इन इलाकों में, खास करके अगर पेट में थोड़ा सा भी दर्द होता है, अगर थोड़ा सा भी मोटापा है घर में, खास करके महिलाओं को सोनोग्राफी की जांच कराना ना भूलें, क्योंकि सिर्फ सोनोग्राफी की जांच में ही हम इसे पकड़ लेंगे। और अगर पित्त की थैली में पथरी की बीमारी है, जो फिर से इसी इलाके में सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो अगर पथरी है पित्त की थैली में, अवश्य ऑपरेशन करा के पित्त की थैली निकलवाएं, क्योंकि अगर वहाँ पथरी पड़ी रहेगी तो पित्त का कैंसर ज़्यादा होगा। और गैंजेटिक बेल्ट में जो हम कैंसर की बात करते हैं, वो हम गॉल ब्लैडर कैंसर की जनरली बात करते हैं। चलिए, तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर दिनेश पंजारकर, और मैं ये समझता हूँ कि आपकी जानकारी जो कैंसर से रिलेटेड है, चाहे सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेगी, लोगों के लिए लाभकारी होगी। मैं इसलिए भी सिकल सेल एनीमिया को लेकर के बात कर रहा हूँ क्योंकि 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। तो समझा जा सकता है कि इस बीमारी को लेकर के पूरी दुनिया कितना ज़्यादा चिंतित है। और जहाँ तक कैंसर का सवाल है, तो कैंसर को लेकर के तो आज घर घर में चिंता बढ़ी हुई है कि आखिरकार इससे हम निजात कैसे पाएं, या ऐसी स्थिति में ही ना पहुंचे जिससे हमें इस बीमारी का सामना करना पड़े। तो आपने दोनों कंडीशंस के बारे में बताया, और आपने ये भी बताया कि कैंसर को लाइलाज बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, विल पावर डेवलप करने की ज़रूरत है, और सही समय पर डॉक्टर तक पहुंचने की ज़रूरत है। और जब कोई इंसान डॉक्टर तक पहुंचे तो अपनी बीमारी के बारे में पूरे तरीके से जानकारी ले, वैसे ही संस्थान में जाए। मुझे लगता है आपका संस्थान निश्चित तौर पर इसको लेकर के लोगों को, खासतौर पर जो मरीज जाते होंगे, उनको पूरी जानकारी जरूर दे रहा होगा। तो आपने हमसे बात की, हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम तरह की जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।